हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि हमारी कम्युनिटी से ली गई है और चैप्टर है हमारा 13 न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमारे विटामिन चल रहे हैं। विटामिन ए के बारे में हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो देखते हैं इसमें आगे। तो इन्होंने बताया विटामिन डी ऑकर इन मैनी फॉर्म्स बट द इम्पोर्टेंस वंस फ्रॉम ऑफ द पॉइंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन आर। तो इसमें इन्होंने बताया कि विटामिन डी जो है ना हमारी बहुत सारे टाइप में दिया जाता है भाई। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन हम जो इंसान होते हैं ना, यानी कि लोग जो मानव जाति जो होती है उसमें पोषण की दृष्टि से या देखा जाए, अगर न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखा जाए ना इसके अंदर, तो इसमें बहुत सी चीजें जो है चेंज होती हैं। तो देख लेते हैं इसमें। तो इसमें बताया विटामिन डी 2 और इसमें बताया गया है जैसे कि एरिगो क्लाइकीफेरोल्स। ठीक है, तो एरोगो कैलिकीसिफेरोल्स जो हमारा होता है उस टाइप में, और एक होता है विटामिन डी 3। अब विटामिन डी 3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे कोले कैल्सीफेरोल्स। ठीक है, कोले कैल्सीफेरोल्स इसको बोला जाएगा, और एग्रो कैल्सीफेरोल्स इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारी जो विटामिन डी 2 है उसमें जो हमारी एर्गो कैल्सीफेरोल्स जो होती है डज नॉट ओकर इट नेचर। विटामिन डी 3 occur widely in the animal fats and fish oil. It is also formed from the 7 dehydrocolesterols in the human skin by the exposure to sunlight. तो भाई इन्होंने बताया है कि ये जो हमारी विटामिन डी 2 जिसको हम बोलते हैं, ये जो हमारी जो एग्रो कैल्सीफेरोल्स है, ये हमारी नेचुरल जो है वो नहीं पाया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ना ये नेचुरल नहीं पाया जाता, प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं होता है। और विटामिन डी 3 जो होता है वो पशु के अंदर पाई जाने वाली जो वसा होती है, यानी कि एनिमल फैट जो होता है उसके अंदर, या फिर मछली का जो ऑयल होता है उसमें पाया जाता है ये विटामिन डी 3। ठीक है, तो इसमें पाया जाने के कारण क्या होता है, ये जो हमारा जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके संपर्क में अगर हम आते हैं ना, यानी कि धूप में अगर हम जाते हैं, तो इसमें जो इंसान की जो स्किन होती है उसमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से भी बनता है। यानी कि हमारी बॉडी जब सूर्य के प्रकाश में जाती है तो उसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो हमारा प्रोसेस होता है, जब वो होता है ह्यूमन की स्किन जब धूप में जाती है तो भी ये हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नेचुरल रूप से नहीं पाया जाता है। ये हम जब धूप में जाते हैं तब ये हमारा होता है, और जब हम फिश या एनिमल फैट या फिश ऑयल लेते हैं तब ये हमारा बनता है। तो नेचुरल रूप से हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं पाया जाता है। और फंक्शन क्या करता है ये विटामिन डी ए रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हेल्दी बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी जो है हमारा किस काम आएगा? विटामिन डी हमारा आएगा अभी हमारी बोन अगर मजबूत करनी है, हमारे दांत अगर मजबूत करने हैं, तो उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें विटामिन डी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसमें इट हैज ए डायरेक्ट एक्शन ऑफ द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। और ये क्या करता है, ये हमारी जितने भी बोन होती है ना उनका मिनरलाइजेशन, यानी खनिज होते हैं ना मिनरल्स हमारे, तो मिनरलाइजेशन यानी कि खनिजीकरण पर ये पूर्ण रूप से क्या करता है, प्रोसेस करता है, पूर्ण रूप से काम करता है, एक्शन लेता है हमारा। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट यानी कि बिल्कुल उसके संबंध में आकर के हमारी बोन के साथ मिनरलाइजेशन यानी कि खनिजीकरण का जो हमारा प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट बोन के साथ हमारा ये करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं नंबर 2 में कि क्या फंक्शन होता है इसका। तो नेक्स्ट 2 में इन्होंने बताया है ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है। किस चीज को प्रमोट करेगा? इट प्रमोट ऑफ द इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्प्शन से एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है ये सबसे पहले प्रमोट करेगा, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है, अवशोषण का जो काम होता है उसको भी प्रमोट करेगा, और कैल्शियम और जो हमारा फास्फोरस होता है उसको भी बढ़ावा देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सोर्सेज देख लेते हैं हम। सबसे पहले कौन सा सोर्सेज है? सबसे पहले हमारा सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वो सबसे पहला सोर्सेज इसके अंदर होता है। दिस इज एन इंपोर्टेंट नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। तो ये सबसे प्राकृतिक रूप से हमारा सबसे महत्वपूर्ण सोर्सेज होता है विटामिन डी का, स्पेशली इन इंडिया के अंदर। द प्रो विटामिन 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल्स व्हिच द नेचुरली प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ कन्वर्टेड इन टू विटामिन D3 बाय द एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सनलाइट। तो हमने इस चीज को समझना है कि जब हमारा जो सूर्य की किरणों में जब कोई भी इंसान या कोई भी सूर्य की किरणों के नीचे जाता है ना, तो सूर्य की किरणों से क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है तो उसमें कौन सी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, जिसको हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ा होगा। तो उसमें जो हमारी अल्ट्रावायलेट जो हमारी किरणें होती हैं वो जब प्रोसेस करती हैं तो विटामिन D3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन D3 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारी स्किन होती है विटामिन D3 का जो भी संश्लेषण हम जिसको बोल देते हैं, तो संश्लेषण का मतलब क्या हो जाता है, इसमें विटामिन D3 जो है सिंथेसाइज, ठीक है, संश्लेषण हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, विटामिन D3 का संश्लेषण की जो दर है ना शरीर के अंदर, वो सूर्य का संपर्क में जब आएगा ना हमारा शरीर, तो उसकी जो हमारी स्किन है, जो हमारा स्किन के अंदर जो मेलानिन है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो पिगमेंट है ना, मेलानिन है, जब भी कोई भी इंसान जो सूर्य की किरणों के संपर्क में आएगा तो उसके अंदर जो अमाउंट है पिगमेंट है जिसका मेलानिन है हमारी स्किन के अंदर, तो उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। अगर मेलानिन की मात्रा आपकी स्किन के अंदर कम है तो सूर्य की किरणों से पड़ने वाला जो प्रकाश है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं वो D3 में कन्वर्ट कम होंगी या फिर होंगी नहीं। अगर मेलानिन की मात्रा भरपूर है, पिगमेंट है, तो उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। द हेवियर आर पिगमेंट्स द लेजर द सिंथेसिस।
ठीक है, तो संश्लेषण जो है वो उतना ही कम होगा, यानी कि सिंथेसिस जो है वो उतना ही कम होगा जितना कि हमारा जो पिगमेंट्स है, जो हमारा पिगमेंट है जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही संश्लेषण कम होगा। ठीक है, तो निर्भर कैसे हुआ, मेलानिन जो है वो एक सब्सटेंस है, हम फिर से देखते हैं इसमें, तो इसमें जो सिंथेसिस जो प्रोसेस है हमारे स्किन का, और डिपेंड करता है वो किसके ऊपर, हमारी बॉडी जो है जब सूर्य के प्रकाश में जाती है तो कुछ अमाउंट ऑफ पिगमेंट्स, हमारा मेलानिन की जो स्किन होती है, मेलानिन जो पिगमेंट होता है, जो एक डार्क होता है, सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, तो उसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा मात्रा पिगमेंट्स की होगी उतना ही सिंथेसिस कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उतना ही हमारे स्किन के अंदर सिंथेसिस कम होगा जितनी पिगमेंट्स की मात्रा ज्यादा होगी, हैवियर पिगमेंट्स एंड लेजर टू सिंथेसिस। ठीक है, तो संश्लेषण उतना ही कम होगा जितना ज्यादा पिगमेंट ज्यादा होगा। फूड के मामले में हम देखते हैं विटामिन डी ओकर ओनली द फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, लीवर, एग, योगर्ट्स, बटर एंड चीज एंड सम spices of fish contain usual amounts. Fish liver oil, although not of the considered to be the food, are the richest sources of vitamin D. Other sources of vitamin D are foods artificially of the fortified with vitamin D, such as milk, margarine, vanaspati, and in fact foods. Dietary sources of vitamin D are given in table 4. Oh my god. तो इसमें फूड के बारे में ये बताया है कि जो हमारी विटामिन डी है ना, तो विटामिन डी जो फूड है वो हमें क्या होता है, जो पशु होते हैं यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनसे पाया जाता है, जैसे कि हमारे पता चल गया कि लीवर है, एग वगैरह है, ये हमें पशु ही है, मुर्गी भी, तो बटर है, चीज है, तो कुछ हमारी जो मछलियां हैं उपयोगी मात्रा में जो है विटामिन डी हमें देती है। ठीक है, और इसमें मछली के का जो ऑयल है, जैसे कि तो मछली जो होती है हमारी कुछ वो भी क्या करती है, यूजफुल अमाउंट देती है हमें। ठीक है, कुछ स्पीसीज होती है, कुछ प्रजातियां होती है मछलियों की जो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है विटामिन डी देती है उसके ऑयल से। तो इसका जो लीवर है, ऑयल है, और इसके अंदर यानी कि मछली का जो लीवर होता है ना उसके अंदर पाए जाने वाला जो तेल होता है, तो ये हमारे जो है इसमें जो है खाद्य पदार्थ नहीं माना जाता। ये क्यों नहीं माना जाता भाई? ठीक है, तो लीवर ऑयल है तो ये खाद्य पदार्थ नहीं माना जाता, खाद्य पदार्थ नहीं माना जाता क्योंकि विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत ये है, लेकिन ये मतलब कि खाने की चीजें नहीं मानी जाती। फिश लीवर ऑयल एज नॉट कंसिडर्ड टू बी द फूड, ये खाद्य पदार्थ नहीं माना जाता है, और ये रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, और ये बहुत ज्यादा बड़ा सोर्सेज है विटामिन डी का। अदर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी आर फूड आर्टिफिशियली ऑफ द फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। तो वही और जो अदर सोर्सेज जो हमारे हैं विटामिन डी के, जो और जो सोर्सेज है ना जो कि बनाए गए हैं आर्टिफिशियल है, तो वो विटामिन डी और फोर्टिफाइड जो है वो हमारे जो खाने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे खाद्य पदार्थ माने जाते हैं, जैसे कि दूध है, ठीक है, मक्खन वगैरह है, और वनस्पति वगैरह हमारी आ जाती है, घी आ जाता है, और जो बच्चों के लिए जो आहार, बच्चों का जो खाना होता है वो हमारा आ जाता है। तो डाइटरी सोर्सेज जो है हमारी विटामिन डी के वो हमारे आगे दिए गए। तो आगे देखते हैं इसके अंदर हम, तो भैया हम इसमें देखेंगे विटामिन जो हमारी डी है, डाइटरी सोर्सेज हम उसके जानेंगे कि विटामिन डी है वो हमें किन किन चीजों से प्राप्त होता है और किसमें कितना इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। जैसे कि बटर है, ठीक है, तो बटर के अंदर हमारा क्या बताया इन्होंने, परसेंट के हिसाब से बता रखा है, यूनिट जो हमारा जो माइक्रोग्राम्स है उसके हिसाब से यूनिट बता रखा है। इसमें जैसे बटर है उसमें 0.5 से लेकर के 1.5 तक विटामिन डी होता है। एग्स जो है उसमें थोड़ा और ज्यादा होता है। मिल्क और बहुत चीजें होती है, मिल्क या मिल्क से बनी हुई जो चीजें होती है। फिश फैट में 5 होता है, और वही जो हमारी शार्क लिवर ऑयल होता है, शार्क मछली का जो हमारा तेल होता है, तो उसके अंदर 30 से 100 हमारा होता है। कॉड लिवर ऑयल होता है, या फिर हमारा हलीबट लिवर ऑयल होता है। तो ये जो हमारे जितने भी लिवर ऑयल्स हैं इनमें ज्यादा मात्रा में विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। और डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम देखें, इसमें डेली रिक्वायरमेंट में जैसे कि डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी शो इन द टेबल 2 में तो जाना पड़ेगा 22 में, तो उसमें देखेंगे हम कि डेली रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी होती है इसकी। तो विटामिन डी इज स्टोरेड इन द बॉडी, तो भाई विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में क्या होती है, स्टोर होती है। सो इफ टेकन ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट्स इट कैन कॉज टॉक्सिक सिम्टम्स, तो भाई अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में होगी तो ये जहरीले सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस भी हमें हो सकता है, यानी कि विटामिन जो है, विटामिन ए जब ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो ये विषाशक लक्षण दिखाएगा, जहरीला लक्षण दिखाएगा आपको। और हाइपर विटामिनोसिस भी हम इसको बोलेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इसमें। इट मे मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सच सिम्टम्स एज नेज़्वा, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सेसिव। तो इसमें हमारे लक्षण कौन से दिखाएगा भाई? सबसे पहले क्या हो जाएगा, मन मचलना स्टार्ट हो जाएगा, वोमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह हो सकती है, भूख भी नहीं लगेगी आपको, ठीक है, और या फिर भूख या तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी, या तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, या फिर एक्सेसिव लगेगी, ज्यादा मात्रा में आपको भूख लग सकती है। ठीक है, तो ये हमारे डाइट डेली जो रिक्वायरमेंट जो होती है डाइट इसकी विटामिन डी की, तो डेली रिक्वायरमेंट के अंदर ये हमारी आती है। डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें लेना चाहिए, जरूरत से ज्यादा विटामिन डी भी हमारे लिए जो है विषैले जहरीले जो है लक्षण पैदा कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो भाई इसमें और भी क्या क्या हो सकता है, यूरिनेशन हो सकता है। यूरिनेशन यानी कि यूरिन जो है वो ज्यादा मात्रा में, जैसे पेशाब आदि की समस्याएं हमारी हो सकती हैं। ठीक है, और कुछ केस में हमारी टॉक्सिसिटी हो सकती है। सॉफ्ट टिश्यूज लाइक किडनी के अंदर पाए जाने वाले जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स में, हार्ट में।
ठीक है। तो इसमें लीडिंग ऑफ डेथ और हो सकता है डेथ भी हो जाए अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसमें फेफड़ों में या फिर जो हमारा दिल होता है उसमें के जितने भी हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसमें अगर कैल्शियम जो है वो जमा हो सकता है तो उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारी। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आती है डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी में हम देखेंगे कि भी कमी के कारण क्या क्या हो सकता है। तो कमी के कारण रिकेट्स रोग पहले भी सुना होगा आपने। तो रिकेट्स है जो बीमारी है एक टाइप की। तो ये जो हमारा रोग होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड टू रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की जो प्रॉब्लम है वो हमारी हो सकती है। और ये हमारी द यूजुअली अब्सॉर्ब इन द यंग चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 मंथ एंड 2 ईयर। तो भाई ये जो होती है हमारी ये आमतौर पर जो रिकेट्स जो हमारी होती है ये 6 महीने से 2 साल की उम्र से जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके अंदर ज्यादा देखी जाती है। ठीक है। और ये रिड्यूस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग बोन। और ये क्या करते हैं भाई ये कम हो जाता है मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी इसमें। और ये जो बीमारी होती है ना इसमें हड्डियों के अंदर जो क्लासिफिकेशन से कि जो हमारा प्रोसेस होता है ना यानी कि हड्डियों में ग्रोथ होने का जो प्रोसेस होता है तो वो प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। जैसे कि इसमें फास्ट फोर्स वगैरह जो होता है डिफॉर्मिटी तो होगी और मांसपेशियां जो है उनमें भी दिक्कत हो जाएगी। और उसके कारण क्या हो जाएगा एटन वगैरह जो हो जाती है जैसे कि टेटनी हो जाती है जो हाइपोटोनिया जिसको बोलते हैं टेटनी हो जाती है वो हमारी समस्या यानी कि अकड़न हो जाती है हमारी मांसपेशियों के अंदर। और दौरे वगैरह भी कई बार आ जाते हैं कॉन्वुलेंस ऑफ ड्यू टू द हाइपरकैलेसेमिया। और इससे दौरे वगैरह भी ऐठन आना या दौरे करना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो है देयर आर एलिवेटेड ऑफ द कंसंट्रेशंस अल्कलाइन और फॉस्फेट इन द सीरम। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है तो ये जो सीरम हो ना अल्कलाइन सीरम जो सीरम में जो अल्कलाइन होता है तो उसमें जितनी भी हमारी अबनॉर्मलिटी होती है जैसे कि मुड़े हुए पैर हैं या फिर किसी भी तरीके की दिक्कत हो जाती है यानी कि बढ़ा हुआ जो अल्कलाइन जो हमारा होता है उसकी कंसंट्रेशन अगर अल्कलाइन की फॉस्फेट के सीरम के अंदर बढ़ जाती है तो इसमें डिफॉर्मिटीज इंक्लूड हो जाती है। इसमें जैसे मुड़े हुए पैर हो जाते हैं बच्चे के। ठीक है। डिफॉर्मेट पेल्विस जो है उसमें दिक्कत आ जाती है। इसमें आ जाता है चेस्ट जो है जैसे कि बच्चे की जो छाती वगैरह जो होती है कबूतर जैसी हो जाती है पिजन चेस्ट हम जिसको बोलते हैं तो छाती कबूतर के जैसी हो जाती है। और हैरिसन स्कल्स बोल देते हैं यानी कि रिकेट्स वाली जो गर्दन होती है या फिर क्लाइसोकोस्टिकल ऑसिस जो हमारी हो जाती है प्रॉब्लम से। ठीक है। तो इसमें क्लाइसोसोकिलिसिस जो प्रॉब्लम है या फिर हमारा रिकेटिस है या फिर हमारा रोजरी है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी क्या है जैसे कि इसमें क्या हो जाता है जैसे कि मिलस्टोन्स एंड द डेवलपमेंट सच ऑफ द वॉकिंग एंड द टीथिंग आर द डिलेड। और इसमें जो बच्चों के दांत निकलना या फिर बच्चों का जो विकास होता है वो भी बहुत देरी से होता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हरिसन से सल्फस है ये भी हमारी और कैपिकोलिसिस है ये सब क्यों है ये हमारा हो जाता है अल्कलाइन जो फोस्फेट अल्कलाइन सीरम जो है उसकी कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तब ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सारी की सारी। ठीक है। तो बच्चों की दांत निकलने में और बच्चों का जो चलने फिरने की जो समस्या है वो भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। ओस्टियोमलेसिया जो होता है उसमें अडल्ट और विटामिन ए डी यानी कि विटामिन डी डेफिशिएंसी में रिजल्ट ऑफ द osteomalacia which means of the softening of the bone which occurs mainly of women especially during pregnancy and the lactate when requirement of vitamin D are increased। तो भाई इन्होंने बताया है कि जो हमारा ओस्टोमलेशिया जो होता है तो ओस्टियोमलेशिया जो है वो जो जवान हमारे होते हैं ना एडल्ट जो होते हैं विटामिन डी की कमी से ओस्टोमलेशिया यानी कि हड्डियों का नरम होना। ओस्टोमलेशिया की क्या होता है हड्डियों का बिल्कुल ही नरम हो जाना हड्डियों का कमजोर हो जाना। ठीक है। तो इसमें इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो महिलाएं होती है उनमें ये हो जाता है और मतलब कि इसकी वजह से हड्डियां नरम हो जाती हैं और औरतों के अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा खासकर जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं या फिर जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो खासकर उस टाइम पे क्या होती है उसके दौरान ना विटामिन डी की आवश्यकता सबसे ज्यादा बढ़ जाती है उनकी बॉडी के अंदर या किसी की भी बॉडी के अंदर जो मदर है बच्चे को दूध पिला रही है या फिर वो प्रेग्नेंट है तो विटामिन डी की मात्रा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इसको लेनी चाहिए स्पेशली रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर विटामिन डी अगर आप नहीं लेंगे तो फिर वही डेफिशिएंसी या फिर अबनॉर्मलिटी जो है वो बेबी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। बोथ रिकेट्स एंड द Osteomalacia are the frequently reported in India, although they do not appear to be problems of public health importance. Health the decline as a result of change in social custom। ठीक है। और जो हमारा क्या कहता है फर्दर सिस्टम है एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज लीडिंग टू बेटर केयर एंड फीडिंग टू इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। ठीक है। और वही इसके अंदर जो हमारी चीजें आ जाती है जो रिकेट्स है तो रिकेट्स और जो हमारा ऑस्टोमलेशिया है इसमें क्या होता है रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया के अंदर दोनों ही मामले जो है अक्सर सामने आते हैं यानी कि दोनों ही चीजें जो है वो सामने आती हैं। तो इसमें जो है जो सार्वजनिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसके लिहाज से अगर देखा जाए ना यानी कि इंडिया की रिपोर्टेड के हिसाब से अगर ये चीजें देखी जाए इस प्रॉब्लम को अगर देखा जाए तो उसमें कोई गंभीर जो प्रॉब्लम है वो नहीं मानी जाती पब्लिक हेल्थ के लिए जो मतलब बहुत ज्यादा ये माने ना अभी जो हम बहुत ज्यादा खतरा मान रहे हैं तो इस तरीके की कोई गंभीर समस्या नहीं माना जाता। और अगर वर्ल्ड के स्तर पर इसको देखा जाए ठीक है अगर वर्ल्ड के स्तर पर यानी कि विश्व के स्तर पर संसार के स्तर पर हम इसको देखते हैं तो अगर उसके स्तर पर देखा जाए तो जैसे कि हमारे सामाजिक रीति रिवाज है किसी के परिवार के प्रिविलेंस है हमारे ठीक है रीति रिवाज है जैसे कि पर्दा जो पर्दा सिस्टम है यानी कि पर्दा प्रथा जो हमारी होती है
प्रथा में बदलाव, माँ और शिशु के जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, एक्सप्लेनेशन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो हमारी होती हैं, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे बच्चे होते हैं और बच्चों की जो बेहतर देखभाल होती है या न्यूट्रिशन के कारण इसकी जो चीजें है ना उसमें कमी आई है, ठीक है। तो इसमें जो रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया है, इसमें हमारे इंडिया के अंदर इतना खतरे की चीजें नहीं मानी जाती हैं, और वर्ल्ड के अंदर भी जो इसके रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे सामाजिक रीति रिवाज प्रथा इन चीजों के बदलाव के कारण है। और माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पे काम जो किया गया है, जो बेहतर देखभाल दी गई है, माँ और बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दिया गया है, तो उसकी वजह से इसकी जो समस्या है उसमें बहुत ही ज्यादा कमी आई है, इनकी समस्याओं में सुधार हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम आगे। तो भाई अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसकी रोकथाम के ऊपर, ठीक है। तो रोकथाम में देखेंगे इसकी, क्योंकि ये जो है ये हमारा पिछली वीडियो में हो गया ये पैराग्राफ, ठीक है। तो इसमें प्रिवेंशन में देखेंगे हम कि रोकथाम कैसे करेंगे। तो इसमें जो है प्रिवेंशन मेजर इंक्लूड, तो इसमें ए नंबर दिया गया है। तो प्रिवेंशन में कौन कौन सी चीजें शामिल हमारी की गई हैं, तो इसमें आ जाता है हमारा एजुकेटिंग पेरेंट्स टू एक्सपोज देयर चिल्ड्रन रेगुलरली टू सनशाइन। तो भाई सबसे पहली चीज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो कि रोकथाम के लिए है, तो माता पिता को जो है एजुकेट किया जाए कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से धूप जो है धूप में रखने या धूप में लेटाने, धूप में बैठाने का ये जो चीजें हैं ये उनको शिक्षित किया जाए, ये चीजें उनको बताया जाए कि बच्चे को थोड़ा सा टाइम के लिए धूप जरूर दिखाएं। और पेरियोडिक डोज जो हमारा आ जाता है, पेरियोडिक डोजिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन विद विटामिन डी। तो भाई इसमें जो पेरियोडिक में ये आ जाता है कि छोटे बच्चों को टाइम टाइम पर विटामिन डी की जो खुराक होती है ना, हमारी प्रोफिलैक्सिस जो हमारी होती है, ठीक है, यानी कि समय समय पर जो छोटे बच्चों को जो खुराक दिलानी होती है विटामिन डी की वो जरूर दिलवाएं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला विटामिन डी fortifications of food, especially milk. Some of the industrialization countries still carry out of last major periodic dosing, and the education appear to be and most practical approach in the developing country. तो इन्होंने बताया है कि जितने भी हमारे जो फॉर्टिफिकेशन फूड है, यानी कि जितने भी हमारे खाने की चीजें हैं ना, जैसे कि स्पेशली जिसमें दूध आ जाता है, दूध है, और सम इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री जो है विशेषकर मतलब कि हमारा दूध दिया जाता है, तो विटामिन डी मिलाना दूध के अंदर, ठीक है। तो उसमें विटामिन डी फॉर्टिफिकेशन करना फूड के अंदर, यानी कि दूध के अंदर विटामिन डी का मिलाना। और कुछ हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे देश हैं अभी भी उनमें ये जो है मतलब कि ये आखिरी उपाय है हमारा, जो इंडस्ट्रियल कंट्री है तो उसमें स्टिल कैरी आउट ऑफ द लास्ट मेजर, ये आखिरी उपाय है विटामिन डी को कंप्लीट करने का, कि वो इस तरीके से इस सोर्सेज को अपनाते हैं। और जो हमारे जिसमें एजुकेशन अपेयर ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, तो जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्री है वो समय समय पर क्या करते हैं, इस चीज की जो डोज है वो भी देते हैं, शिक्षित करना, ठीक है, व्यवहारिक तरीके से लोगों को क्या करेंगे, शिक्षा भी देंगे। ये अप्रोच क्या होती है, प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो भी देंगे, जो डेवलप कंट्री होंगे एजुकेशन भी देंगे, अप्रोच भी देंगे, और समय समय पर बच्चों को खुराक जो है वो भी देंगे इसको रोकने के लिए। तो ये सभी देशों में जो विकासशील देश है उन सभी में ये पूरा का पूरा प्रचार भी किया जाता है और बच्चों को चीजें भी दी जाती है, ठीक है ना। तो वही नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा विटामिन ई। तो अब हम जानेंगे विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई जो है टोकोफेरोल्स, ठीक है, टोकोफेरोल्स क्या होता है हमारा, इसका नाम है, रासायनिक तौर पे नाम है इसका। तो इसको टोकोफेरोल्स जो है ये हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन फूड, तो जितने भी हमारी खाने की चीजें होती है ना तो उनमें सभी में पाया जाता है ये। इट इज अवेलेबल इन स्मॉल, और ये कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे, कम मात्रा में पाया जाता है, परंतु इसमें क्या होता है कि खाने के अंदर जरूर पाया जाता है, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मोस्टली पाया जाता है, लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, ज्यादा नहीं पाया जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई जो विटामिन ई है हमारा, तो इन्होंने बताया क्वांटिटी ऑफ इन मीट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स बाय फार ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज और वेजिटेबल्स ऑयल, ठीक है। तो इसमें मांस है, फल है, सब्जियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये बढ़िया सोर्सेज होते हैं इसके, ठीक है, विटामिन ई के। तो अगर आपको विटामिन ई की है तो ये सारी चीजें आपने खानी पड़ेगी, ठीक है। तो और जो इसका और भी जो रिचेस्ट सोर्सेज होता है ना, सबसे बढ़िया जो सोर्सेज होता है वो होता है वेजिटेबल्स ऑयल, जिसको वनस्पति तेल बोलते हैं, ठीक है। तो खाने में अपना वनस्पति ऑयल जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विटामिन ए हमें कंप्लीट मिल रहा है। तो ऑयल ऑफ सनफ्लावर सीड्स, कॉटन सीड्स, और जो सनफ्लावर सीड है, ठीक है। तो सिंस विटामिन ई इज अवेलेबल इन मैनी फूड्स, वुमेन से ओवर बैलेंस डाइट डू नॉट इजीली सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि वही जो हमारे जो भी है, जैसे कि सनफ्लावर सीड है, यानी कि जो सूरजमुखी के बीज है, जो कपास वाले बीज होते हैं, जैसे कि कॉटन वाले होते हैं हमारे, तो उनमें ये पाया जाता है। और जितनी भी हमारी बैलेंस डाइट जो होती है ना, बैलेंस डाइट जो हमारी बनाई जाएगी, उस बैलेंस डाइट के अंदर जो है वो सारे के सारे इंसान में अगर वो सारे के सारे बैलेंस डाइट ले तो विटामिन ई की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, उसके अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये क्या है, इन फैक्ट द रोल ऑफ विटामिन ई इज ह्यूमन न्यूट्रिशन हैज नॉट नो फार हैज एस्टैब्लिश्ड। तो भाई इसमें क्या बताया गया है, इन्होंने बताया है कि वास्तव में जो मानव के किसी भी इंसान के अंदर न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन में विटामिन ई की जो भूमिका है ना, वो अभी तक पूरी तरीके से हमारी स्टेब्लिश नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से पता नहीं चला है कि इंसान के अंदर विटामिन ए की कितनी जो है स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कितना लेना चाहिए। द यूजुअल प्लाज्मा लेवल ऑफ विटामिन ई इन एडल्ट्स इज बिटवीन 0.8 and 1.4 mg per 100 ml।
तो भाई इसमें जो विटामिन ई का जो प्लाज्मा जो हमारा बताया कि एक जवान जो आदमी होता है उसमें विटामिन ई का सेम प्लाज्मा स्तर क्या होता है 0.8 से 1.4 तक मिलीग्राम होता है कि 100 मिलीमीटर के मतलब बीच में ये पाया जाता है हमारा। इसमें कोई मतलब चीज ये नहीं है कि भाई इट इज नो डाउट, इसमें मतलब कोई संदेह नहीं है कि भी कोई भी जो इंसान है जो मैन है रिक्वायर्ड टोकोफोरल्स इन हिज डाइट, देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन ऑफ डाइटरी डेफिशिएंसी। तो इसमें वही कोई इस प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि भी कोई भी इंसान है वो अपनी जो डाइट ले रहा है उसमें टोकोफोरल की आवश्यकता होती है। टोकोफोरल्स क्या है, इसमें विटामिन ई को टोकोफोरल बोलते हैं। तो विटामिन ए की जो है वो हमारी जो आवश्यकता होती है, लेकिन आहार में इसकी कमी का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि भाई कोई भी आहार है उसके अंदर उसमें जो डाइट है उसमें किसी प्रकार की उसके अंदर कमी हो, ऐसा कोई जो डाउट है, कोई संकेत ऐसा नहीं होता है कि आहार के अंदर विटामिन ई ना हो। और जो रोल ऑफ विटामिन ई है एट द मोलिकुलर लेवल इज लिटिल अंडरस्टूड। तो वही जो हमारी विटामिन ई का जो रोल है हमारा तो इसमें जो विटामिन ई का जो रोल है हमारा वो क्या होता है, इसमें जो पूरी की पूरी जो भूमिका है उसको समझा नहीं गया है। तो विटामिन ई की जो हमारी जो अनुमानित यानी कि जो अंदाजा लगाया जाए ना उसकी आवश्यकता कितनी है हमारी 0.8 mg है। ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा वही लिटिल अंडरस्टूड यानी कि समझा तो नहीं गया, उसको पूर्ण तरीके से एस्टिमेट ही लगाया गया। विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट है ना वो 0.8 है, वो जो जरूरी फैटी एसिड होते हैं उसमें। तो इसमें जो रेगुलरली जो वर्कआउट जो करते हैं 8 से 10 mg टोकोफोरल से पर डे डिपेंडिंग ऑन द एडिबल ऑयल यूज। तो वही जो वर्कआउट वगैरह करते हैं उनको जो है 8 से 10 मिलीग्राम टोकोफोरल जो है प्रतिदिन दिन के बराबर होता है, क्योंकि जानवरों में विटामिन ई की कमी जो है इसमें क्या होता है, जैसे कि एडिबल ऑयल यूज किया जाता है, यानी कि 8 से 10 ग्राम जो भी वर्कआउट करते हैं एक्सरसाइज करते हैं या फिर हैवी जो इस तरीके का काम करता है तो उसमें 8 से 10 मिलीग्राम जो है वो होनी चाहिए, वो उनको लेनी चाहिए, डिपेंडिंग होता है 8 से 10 मिलीग्राम टोकोफोरल जो है प्रतिदिन बराबर हो जाता है हमारा। ठीक है, और इसमें जो डेफिशिएंसी हमारी बताई गई है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई एसोसिएट विद द हैबिचुअल अबॉर्शन टेस्टिकुलर एंड माइक्रोकार्डियल डीजनरेशन। यानी कि जानवर जो होते हैं हमारे हूएवर इन एनिमल्स, यानी कि जानवर में जो विटामिन ई की कमी बार बार, यानी कि किसी भी जानवर में विटामिन ई की जो कमी होती है ना बार बार, तो उसमें क्या हो जाता है गर्भपात हो जाता है, या फिर जो टेस्टिकुलर या फिर जो हर्ट होता है या मांसपेशियां होती हैं तो उसके जो मांसपेशियों का जो भी किसी भी तरीके का क्या होता है माइक्रोकार्डियल जो डीजनरेशन होता है उससे जुड़ी होती है विटामिन ई की कमी। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी हूएवर एनिमल्स यानी कि जो हमारा पशु जो होता है उसके अंदर विटामिन ई की कमी के कारण सारी की सारी उसका अबॉर्शन है या फिर उसके जो टेस्टिकुलर जो चीजें हैं हार्ट से संबंधित जो चीजें हैं उनका जो डीजनरेशन है वो उसके साथ जुड़ी हुई है चीजें। तो देख सकते हैं कि विटामिन ई जो है उसको किस तरीके से हमारी प्राप्त किया जाता है। तो पशुओं से भी प्राप्त करते हैं और इंसानों से भी, तो पौधों से भी प्राप्त किया जाता है, जैसे कि सब्जी वेजिटेबल्स बहुत सारे जो फ्रूट मीट्स वगैरह, लेकिन ज्यादातर जो है ज्यादा जब जरूरत होती है तो पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स है इनमें भी कंप्लीट रूप से मिल सकता है अगर हम डेली रूटीन में ध्यान रखते हैं अपनी बैलेंस डाइट का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें विटामिन के। तो भाई जो विटामिन के है हमारा, विटामिन के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले कि विटामिन के है जो वो होता क्या है। तो विटामिन के ओकर इन वन फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड 2 फ्रूट्स। तो विटामिन के जो है वो हरी ताजी सब्जियों में और दूसरा किसमें पाया जाता है फलों में। ठीक है, तो विटामिन के जो है उसके सोर्सेज बता दिए गए हमारे। इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड टू सम एक्सटेंट बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। तो ये कुछ हद तक जो हमारी जो आते होती है ना इंटेस्टाइन्स होते हैं, तो इंटेस्टाइन्स के अंदर पाए जाने वाला जो ब्लड होता है तो उसके अंदर जमे हुए जो हमारे क्लॉट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जमे हुए जो हमारे क्लॉट्स होते हैं उनके लिए आवश्यक विटामिन बैक्टीरिया के द्वारा भी संश्लेषित होता है, ये सिंथेसाइज होता है। ठीक है, सिंथेसाइज सम एक्सटेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। दिस विटामिन ई विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारे अभी बताया है जो ब्लड क्लोट जो हमारे होते हैं उसके लिए सिंथेसाइज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो विटामिन के हमारा होता है ना ये कुछ हद तक हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, तो इंटेस्टाइन्स में जो हमारा ब्लड पाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो हमारे ब्लड क्लॉट्स होते हैं यानी कि ब्लड जो जम जाता है ना उसके धक्के से जम जाते हैं, तो जो हमारा ब्लड क्लॉट्स होता है तो उसके लिए आवश्यक होता है विटामिन बैक्टीरिया। तो विटामिन बैक्टीरिया के द्वारा ही सिंथेसाइज होता है। तो ये जो हमारा कहने का मतलब ये है कि विटामिन के जो होता है ना वो ब्लड को पतला होने से रोकता है। ठीक है, जब ब्लड ज्यादा पतला होता है तो विटामिन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन के अगर ज्यादा बढ़ जाता है ना तो ब्लड गाढ़ा भी हो जाता है हमारा, तो वो भी बैलेंस नहीं दी जाती ये चीजें। ठीक है, और इट इज यूज्ड देयरफॉर, तो ये जो है इसलिए इसका जो प्रयोग जो किया जाता है, इसलिए इसको जो यूज किया जाता है तो इसमें क्या करते हैं फॉर द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग। तो इसमें जो हमारी ब्लीडिंग होती है ना ब्लड ज्यादा निकलता है तो उसके इलाज के लिए और उसकी रोकथाम के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। विटामिन के इज आल्सो गिवन ऑफ द पेशेंट इफ दे आर नो सो सफर फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ अबॉर्शन ड्यू टू द लैक ऑफ बाइल साल्ट और अदर टाइप ऑफ द माल एडजस्टेंस।
ठीक है। तो विटामिन के जो है वो कब दिया जाता है पेशेंट को, वो दिया जाता है जब पेशेंट जो है बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा हो, बहुत ही ज्यादा डिफेक्टिव, अगर बहुत ही ज्यादा मतलब कंडीशन उसकी खराब होती है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अब्जॉर्बेशन में, यानी कि अवशोषण जो अवशोषण हो जाता है, तो अब्जॉर्बेशन के कारण अवशोषण संबंधी जितनी भी उनसे प्रॉब्लम हो जाती है, और विटामिन के जो है ऐसी सिचुएशन में जो है पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें टाइप ऑफ यानी कि माल एडजस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ही कम मात्रा में अवशोषण जो करते हैं। ठीक है। तो और जितने भी हमारे जैसे किसी भी प्रकार का दोष हो जाता है, यानी कि जो हमारा जो लीवर होता है, पित्त जो होती है ना, पित्त किसको बोलते हैं, बाइल। ठीक है, बाइल साल्ट जो होता है, तो बाइल साल्ट जो हमारा होता है उसके अंदर पाई जाने वाली जो कमी हो जाती है, यानी कि उसके अंदर लैक ऑफ द बाइल साल्ट ऑफ अदर टाइप, तो बाइल साल्ट के अंदर पाने वाली जो चीज होती है, या एजेप्शन जो उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं, अवशोषण जैसे नहीं करा जाता, बहुत ही कम अवशोषण कर रहा है, बिल्कुल ही माल एजेप्शन हो रहा है, अवशोषण हो ही नहीं रहा है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, विटामिन डी जो है ना, विटामिन के जो है वो दिया जाता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के रेयरली ओकर इन एडल्ट हु कंज्यूम नॉर्मल बैलेंस डाइट। तो भाई विटामिन के जो होता है ये सामान्य जो हमारी बैलेंस डाइट होती है ना, बैलेंस डाइट लेते हैं, रोजमर्रा का जो हमारा खाना होता है उसमें जो जवानों के अंदर विटामिन के की कमी शायद ही कभी होती है, तो विटामिन के की कमी ज्यादातर पूरी नहीं होती, क्योंकि हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें हमारा विटामिन के जो है वो कंप्लीट ही रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया था विटामिन के रिक्वायरमेंट ऑफ मैन इज मेट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइटरी इनटेक एंड द माइक्रोबियल सिंथेसिस इन द गट्स। तो अभी विटामिन के की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो विटामिन के की जो आवश्यकता होती है हमारे आहार में या जो हमारा खाना होता है, तो उसमें हमारी जो इंटेस्टाइन्स जो होती है ना, तो हमारे इंटेस्टाइन्स यानी कि जो आंत होती है, तो इंटेस्टाइन्स के अंदर जितने भी हमारे माइक्रो पाए जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कि उनके द्वारा क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि संश्लेषण हम जिसको बोलते हैं। तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से क्या हो जाती है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, कंबाइन हो जाती है, इनके अंदर जो है मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। इन्होंने बताया है कि डाइट में जब हम लेते हैं ना विटामिन के जब लेते हैं, तो जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उनके साथ में जो है पूरी तरीके से हमारी डाइट के साथ जब विटामिन के लिया जाएगा, तो माइक्रोब जो होते हैं हमारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उनके साथ अच्छे तरीके से सिंथेसाइज हो जाते हैं गट्स के अंदर, यानी कि आंत के अंदर। ठीक है। दे डेली रिक्वायरमेंट फॉर द मैन अपीयर टू बी अबाउट अबाउट 0.3 mg या फिर kg ऑफ बॉडी वेट। तो भाई इसमें देखना पड़ेगा कि बॉडी वेट के हिसाब से हमारी ये जो चीजें हैं दी जाती हैं। तो इसमें बॉडी वेट फॉर द अडल्ट, को भी जो जवान आदमी होता है उसके अपीयरेंस के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है 0.03 mg जो है वो हमारी होती है, जितना वजन होता है उसके आधार पर हम उसमें देखते हैं एक जवान आदमी के अंदर। न्यू बॉर्न इन्फेंट होता है हमारा अटेंड टू द डेफिशिएंट in the vitamin K due to the minimal storage of the promothrombins at birth and lack of an established intestinal flora। तो जो हमारा जो बिल्कुल ही जो छोटा बच्चा होता है, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ होता है, तो इसमें जो जन्मजात शिशु जो जिसको हम बोल देते हैं, तो उसमें जो है विटामिन के की कमी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो विटामिन के की जो कमी होती है, डिफिशियंट जो होती है, वो बहुत ज्यादा रहती है कि विटामिन के की कमी बच्चे के अंदर हो जाती है। तो इसमें जो है जब जन्म के समय जो क्रोमोसोमोबिन का जो स्टोरेज जो है वो कम होता है। ठीक है। तो क्रोमोक्रोमोबिन्स क्या होता है, उसके अंदर पाए जाने वाला, यानी कि ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर पाए जाने वाला हमारा क्लोटिंग फैक्टर एक तरीके का ये हमारा होता है, क्रोमोक्रोमोबिन पड़ा होगा क्लोटिंग फैक्टर के अंदर। तो क्रोमोक्रोमोबिन्स जो हमारा होता है इसमें, तो क्रोमोक्रोमोबिन का जो स्टोरेज होती है वो हमारी कम होती है, और जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है उसमें डेवलपमेंट होते हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया वगैरह है, और उनका भी क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है। तो क्रोमोक्रोमोबिन्स जो है वो कम हो जाते हैं, जिसके अंदर कमी हो जाती है स्टेब्लिश इंटेस्टाइन्स फ्लोरा, उसके अंदर जो जीवाणु वगैरह होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है। और इसमें क्या हो जाता है, फिर इसमें सन आफ्टर बर्थ, सून आफ्टर बर्थ, और जन्म के तुरंत बाद फिर क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद ऑल इन्फेंट, ठीक है, सभी शिशु जो है वो सभी शिशु या फिर जिनके अंदर दो जो रिस्क, या फिर जिनके अंदर खतरे जो अधिक है, ठीक है, जन्म के लेने के बाद जो सारे के सारे शिशु या फिर वो बच्चे जिनके अंदर खतरा बहुत ज्यादा है, विटामिन के का जो घोल है वो दिया जाता है। शुड बी रिसीव द सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ विटामिन के प्रिपरेशन से 0.1 से लेकर के 0.2 mg ऑफ द मेनाडोल्स सोडियम बाइसल्फेटेड जो दिया जाता है 0.5 mg ऑफ विटामिन के बाय वाई ऑफ द प्रोफाइलैक्सिस। तो भाई इसमें जो है अगर जो बच्चे जो शिशु जो जन्म के तुरंत बाद जो बच्चे होते हैं ना उनको भी दिया जाता है, और जो बच्चे जिनको ज्यादा खतरा ज्यादा होता है उनको भी दिया जाता है 0.1 0.2 जो मिलीग्राम्स होता है मेनाडियल सोडियम जो बाई जो हमारा जो कि बिसल्फाइड या फिर हमारा 0.5 जो मिलीग्राम्स होता है वो दिया जाता है। तो इसके माध्यम से जो हमारी जो हमारा ये होता है, यानी कि मांसपेशियों के माध्यम से दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर लिखा हुआ है तो ठीक है। तो जो मांसपेशियां होती हैं उनके माध्यम से क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि निवारक होता है हमारा पूर्ण रूप से, यानी कि दिया जाना चाहिए बच्चों को दिया ही जाता है। विटामिन के का जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो विटामिन के का इंजेक्शन जो है तुरंत दिया जाता है। ठीक है। तो ताकि बच्चे का ब्लड जो है वो जमे ना, और वो कोड के अंदर ही दिया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, नेक्स्ट है या खत्म हो गया, देखते हैं आगे।